हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे द प्रिल्यूड। ये बुक 1 है, यूनिट 29 है एंड MEG 1 है एंड ब्लॉक 6 है। इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ, द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द 19th century romantic revival, wrote the Prelude, a long autobiographical poem in 14 books in 1800 when he was 30. And at the pinnacle means at the peak or top of his poetic talent. If Matthew Arnold is correct in his observation, then Wordsworth's best poetry came during 10 years, between 1798 to 1808. And of his best poems, The Prelude, for its bulk, philosophy, seriousness of purpose, and tonal quality, is the greatest also. Now, this long poem of 7,883 lines in blank verse is an epic of a very special type. Its story is in the account of the growth of a spirit, the development of an awareness, the evolution of a sensitive mind. Now, 19th century romantic revival. नाउ इसमें हम ना 19th century romantic revival में हम सबसे पहले करेंगे what is romanticism. While trying to define romanticism, J.A. Cudon, in his A Dictionary of Literary Terms, refers to the American scholar A.O. Lovejoy, who once observed that the word romantic has come to mean so many things that it means nothing at all. मतलब इतनी सारी चीज़ें इसमें है कि समझ नहीं आता कि है क्या, या इसमें कुछ भी नहीं है. And in a paradoxical statement tries to indicate its variety and charm. It is a word at once indispensable and useless. In the Middle Ages, Latin was the language of learning, and in distinction to it, Romance denotes the vernacular languages. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो रोमांटिक नाम है ना, टर्म है ना, जो ये लेटिन वर्ड से नहीं आई है, ये एक वर्नैकुलर जो लैंग्वेजेस थी उनसे आई है. लेटर ऑन फैंसीफुल और हाईली इमेजिनरी बुक्स वर कॉल्ड रोमांटिक्स. मतलब डिफरेंट टाइम में रोमांटिक्स जो है ना वो डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ किया गया. तो हम अभी देखेंगे कि किस किस के लिए यूज़ हुआ. फैंसीफुल और हाईली इमेजिनरी बुक्स आर कॉल्ड रोमांटिक एंड ग्रेजुअली द टर्म बिगेन टू सिग्निफाई अ पॉपुलर बुक. मतलब ये कब का टाइम था, ये बहुत पहले के टाइम की बात की गई है. इन द 17th century द टर्म हैड एक्वायर्ड द डेरोगेटरी connotations ऑफ बाजार. बाजार मीन्स वेरी स्ट्रेंज एंड chimerical. इन 18th century जर्मनी इट मेंट जेंटल एंड मेलेंकली. मतलब डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट ये जो टर्म है रोमांटिसिज्म, उसको हर डिफरेंट तरह से यूज़ किया गया है. कहीं इसको जेंटल माना गया है, कहीं इसको बेजार माना गया है, कहीं इसको मेलेंकली माना गया है. ठीक है. ड्यूरिंग द रेनेसां प्लेज वर कॉल्ड क्लासिकल. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ड्यूरिंग रेनेसां मतलब क्लासिकल एज के बाद, चौसर के बाद जैसे रेनेसां टाइम आया था, उसमें मिल्टन ये एडमंड स्पेंसर ने लिखा था ना, उस टाइम की बात की जा रही है. तो ड्यूरिंग रेनेसां प्लेज वर कॉल्ड क्लासिकल और रोमांटिक अकॉर्डिंग टू देयर एडहेरेंस और नॉन एडहेरेंस टू द एरिस्टोटेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रामेटिक आर्ट. जो एरिस्टोटल को मानते थे, एरिस्टोटल के प्रिंसिपल्स को मानते थे, उनको क्लासिकल बोलते थे. जो नहीं मानते थे उनको रोमांटिक बोलते थे. द प्ले राइट हु ऑब्जर्व्ड द यूनिटीज इन देयर प्लेस वर कॉल्ड क्लासिकल एंड दोज हु took liberties with them were called romantic. In this sense, Ben Jonson was classical and Shakespeare romantic. तो शेक्सपियर ने तो क्लासिज्म को कभी माना ही नहीं है. क्लासिकल जो एरिस्टोटल के प्रिंसिपल्स हैं उनको वो नहीं मानते थे शेक्सपियर, और बेन जॉनसन जो थे वो उनको क्लासिकल को मानते थे. मीन्स एरिस्टोटल के जो प्रिंसिपल्स थे, जैसे कि उनके ड्रामाज में टाइम प्लेस एंड एक्शन होता था, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन माना जाता था, तो बेन जॉनसन ने माना है
शेक्सपियर ने उनको नहीं माना है। बेन जॉनसन के प्ले में 24 घंटे में प्ले ख़त्म हो जाता था, टाइम 24 घंटे का रहता था, प्लेस एक ही जगह रहती थी और एक्शन भी एक ही रहता था। ओके, ऑफन द एंशिएंट एंड द पैगन वर कॉल्ड क्लासिकल। अब क्लासिकल, एंशिएंट और पैगन को क्लासिकल माना जाता था। एंड थिंग्स पर्टेनिंग टू क्रिश्चियनिटी रोमांटिक। जो क्रिश्चियनिटी थी वो रोमांटिक माना जाता था उसको। इट इज़ सो बिकॉज होमर एंड वर्जिल हैव स्टूड द टाइम ऑफ द टेस्ट ऑफ टाइम। टेस्ट ऑफ टाइम, स्टूड टेस्ट ऑफ टाइम का मतलब है कि काफ़ी समय तक उन्होंने राज किया था, काफ़ी समय तक उनका जो राइटिंग्स थी वो चली थी। सो मैं इसको पहले फिर से पढ़ती हूँ। इट इज़ सो बिकॉज Homer and Virgil have stood the test of time, and their poetry, despite vastness and magnitude, is perfectly ordered and arranged as if by some basic rules of artistic creation. तो उनकी जो चीज़ें थी वो क्लासिकल मानी जाती थी क्योंकि वो बहुत ही ऑर्डर्ड फॉर्म में काम करते थे। उनकी चीज़ें जो थी ऑर्डर्ड होती थी, अरेंज्ड होती थी। द बाइबल ऑन द अदर हैंड इज़ क्रिप्टिक एंड सजेस्टिव। अब बाइबल जो थी वो क्रिप्टिक थी और सजेस्टिव थी। जैसे कि फेथ इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड क्राइस्ट लाइफ पर्टिकुलरली हिज रिसरेक्शन इज फुल ऑफ मिस्ट्री। हाँ, जो बाइबल है ना वो एक तरह से सजेस्टिव है या क्रिप्टिक है। क्रिप्टिक का मतलब होता है आपका, जस्ट वेट, मिस्टीरियस है। जैसे कि रिसरेक्शन माना जाता है कि क्राइस्ट जो थे जब उनको सूली पर चढ़ाया गया था उसके तीसरे दिन वो वहाँ से फिर से उठ गए थे, मीन्स वो वहाँ से निकल गए थे बाहर और बिल्कुल ठीक थे। तो ये मिस्ट्री है ना। तो ऑरबेक एक राइटर है। इन हिज ऐसे उन्होंने लिखा है, उनका जो ऐसे उसका नाम है ओडिसियस स्कार। मेक दिस distinction clear. He says that the poetry of Homer is the poetry of the foreground, whereas the poetry of Job is the poetry of the background. The former means Homer की जो poetry थी is classical and later is romantic. जो poetry rules को मानती है वो है आपकी classical, जो नहीं मानती है वो है romantic. In the poetry of the foreground everything is detailed clearly. जो भी foreground की poetry है वो clear है, and objects are described in detail and actions are narrated in proper sequence. And in the poetry of the background, hints are given, suggestions are made, symbolism is used, and most powerful factor is in creating artistic balance and effect is imagination. मतलब imagination है, कुछ भी बोल सकते हैं, उतना क्लियर नहीं है जितना डिटेल क्लैरिटी फोरग्राउंड पोइट्री में दी गई है उतनी बैकग्राउंड पोइट्री में नहीं है। नाउ इन द वर्ड्स ऑफ C.M. बोरा, वो बोलते हैं कि उन्होंने रोमांटिक इमेजिनेशन में लिखा है कि द सिंगल करेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विशेस द इंग्लिश रोमांटिक्स ऑफ द 19th century फ्रॉम द 18th century poets is to be found in the importance which they attach to the imagination. द इमेजिनेशन जो है ना वो 19th century में आ जाती है, ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम 19th century रोमांटिक रिवाइवल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।